हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके स्टडीग्राम चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समसामयिकी क्रॉनिकल, पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। ये अगस्त वाला है, अगस्त 2026। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2026, वस्त्र पीएलआई योजना, G7 शिखर सम्मेलन, भव्या योजना और पोर्टल, महिला हॉकी अंडर-18 एशिया कप 2026, फीफा विश्व कप 2026, प्लेनेटरी क्लाइमेट वाइटल साइंस रिपोर्ट 2026, 2027 तक इथेनॉल ईंधन नेटवर्क का विस्तार, भारत में एफडीआई प्रवाह में 10% की वृद्धि, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ग्रामीण ब्रॉडबैंड के लिए प्रोजेक्ट गंगा, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, कैग राज्य वित्त रिपोर्ट 2024-25, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी, तेलंगाना और ईरान दुर्लभ पांडुलिपि संरक्षण समझौता, यूनिसेफ चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026, भारत की पहली कूल रूफ एसओपी, लद्दाख के चुमार में भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 की घोषणा, उत्तरी इजराइल में प्रागैतिहासिक गुफा की खोज, सात्विक सौ इक्विटी इंडेक्स, लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विकसित भारत 2047 मंच की मेजबानी। उसके साथ ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा यूपीएसएससी 2026 मॉडल सेट 2, संसदीय प्रश्न व उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण पर आधारित मंत्रालय दर्शन, नीति योजना और शासन के आधिकारिक आंकड़े, समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पढ़ेंगे जून 2026 के घटनाक्रम पर आधारित। उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे आपका पत्रिका सार संक्षेप, राजस्थान सामान्य ज्ञान। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो है इस अंक में क्या पढ़ेंगे हम लोग, आगे देख लेते हैं। राज्य समाचार, राष्ट्रीय आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, रिपोर्ट और सूचकांक, डाटा बैंक, योजना एवं कार्यक्रम, बैंकिंग वित्तीय सेवा एवं बीमा, उद्योग एवं व्यवसाय। सार संक्षेप, चर्चित व्यक्ति, नियुक्ति, निधन, पुरस्कार और सम्मान, युद्धाभ्यास एवं महत्व दिवस, खेल, मंत्रालय दर्शन, संसदीय प्रश्न, वन लाइनर, समसामयिकी, पत्र पत्रिका सार संक्षेप, राजस्थान सामान्य ज्ञान जून 2026 तक अद्यतन, उत्तर प्रदेश सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा प्रतियोगात्मक परीक्षा 2026 मॉडल टेस्ट पेपर 2, समसामयिक प्रश्न, चर्चित शब्द मंजूषा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो राज्य समाचार देखते हैं। राज्य समाचार हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। तो आगे जो है आगामी जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद जो अक्टूबर या सितंबर, अक्टूबर या नवंबर की बात की जा रही है, आपका बीपीएससी की बात की जा रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 100% सफलता के साथ संपन्न। 20 जून 2026 को उत्तर प्रदेश में 22 मई से शुरू हुआ हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस को कवर करने वाला जनगणना 2027 का पहला चरण निर्धारित अवधि के भीतर 100% सफलता के साथ पूरा हो गया। मुख्य तथ्य देखते हैं इसमें क्या है। कवरेज क्षेत्र, यह अभियान राज्य के 75 जिलों, 350 तहसीलों, 17 नगर निगमों, 200 नगर परिषदों, 545 नगर पंचायतों, 13 छावनी बोर्डों और 8 औद्योगिक टाउनशिप में चलाया गया। आंकड़े, इसमें 3,90,000 से अधिक हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों के माध्यम से लगभग
जो है आपका 1,04,000 गांव और 14,983 वार्डों को कवर किया गया। कार्यबल: इस अभ्यास के सुचारू संचालन के लिए लगभग 5 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे। जनगणना: यह एक निश्चित समय अंतराल पर किसी देश की जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक डेटा का आधिकारिक और व्यवस्थित संग्रह है। उत्तर प्रदेश में इस चरण का सफल समापन राष्ट्रीय जनगणना के राज्य स्तरीय प्रशासनिक तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उत्तर प्रदेश ने ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंध बढ़ाने के प्रयास। 20 जून 2026 को आगरा में आयोजित 3 दिवसीय ब्रिक्स MSME फोरम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश लिंक के विस्तार की जानकारी दी। मुख्य तथ्य देखते हैं इसमें। निर्यात के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों को राज्य का निर्यात 5.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। निर्यात का विभाजन: इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों को 3.94 बिलियन डॉलर तथा भागीदार देशों को 1.43 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया। प्रमुख उत्पाद: राज्य द्वारा मुख्य रूप से मशीनरी, परिधान, चमड़े के सामान, कालीन और कीमती पत्थरों का निर्यात किया जा रहा है। ब्रिक्स: यह दुनिया के प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका तथा नए शामिल सदस्य का एक अंतर सरकारी संगठन है जो वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। आगरा में आयोजित इस फोरम में विश्व ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों और MSME क्षेत्र के अधिकारियों ने भाग लिया। ग्रामीण ब्रॉडबैंड के लिए प्रोजेक्ट गंगा। 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। तो कहाँ? तो लखनऊ में। मुख्य तथ्य: पूर्ण नाम गंगा का अर्थ गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट है। योजना का उद्देश्य राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और शहरों गांवों के बीच डिजिटल डिवाइड को खत्म करना। डिजिटल सशक्तिकरण: इसके माध्यम से ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और सरकारी योजनाओं की पहुंच गांवों तक सुलभ बनाई जाएगी। डिजिटल डिवाइड यह समाज के उस वर्ग जिसके पास आधुनिक सूचना और संचार तकनीक जैसे इंटरनेट और कंप्यूटर तक पहुंच है और उस वर्ग जो इन सुविधाओं से वंचित है के बीच की खाई को दर्शाता है। भारत का डिजिटल इंडिया मिशन और भारत नेट परियोजना इसी खाई को पाटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा सके। सीतापुर में 250 मेगावाट की सौर परियोजना को मंजूरी। 9 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर पूर्व छावनी क्षेत्र में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी। मुख्य तथ्य: परियोजना क्षेत्र: यह परियोजना लगभग 850 एकड़ खाली रक्षा भूमि डिफेंस लैंड का उपयोग करेगी। कार्यकारी एजेंसी: इसका क्रियान्वयन एनटीपीसी लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा जो 1975 में स्थापित भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनियों में से एक है। स्टोरेज सिस्टम: यह परियोजना बैटरी एनर्जी स्टोरेज
सिस्टम का उपयोग करेगी जो कम उत्पादन या अधिक मांग के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड को संतुलित करता है। रक्षा ऊर्जा सुरक्षा सैन्य, प्रशासनिक और आवासीय प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली की आवश्यकता होती है। रक्षा भूमि पर सौर परियोजना कैप कैप्टिव स्वयं के लिए ऊर्जा उपयोग को समर्थन दे सकती है और पारंपरिक ग्रिड आपूर्ति पर निर्भरता को कम कर सकती है। नौसेना विरासत संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश में नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया। मुख्य संग्रहालय का स्वरूप यह भारतीय नौसेना की वीरता, साहस और समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक अत्याधुनिक ओपन एयर डिस्प्ले म्यूजियम है। इसका निर्माण 19 करोड़ की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया गया है। INS गोमती के अवशेष इस वाटिका में 29 मई 2022 को 34 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त हुए युद्धपोत INS गोमती के हथियार प्रणालियों AK-726 नौसेना तोप, टारपीडो लॉन्चर और रडार को प्रदर्शित किया गया है। मुख्य आकर्षण लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान TU-142M का वॉकथ्रू संग्रहालय है। रक्षा उत्पादन आंकड़े उद्घाटन के दौरान बताया गया कि भारत का रक्षा उत्पादन 2014 के 46,000 करोड़ से बढ़कर 2026 में 1.51 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जिसका लक्ष्य जल्द ही 1.75 लाख करोड़ पहुंचना है। रक्षा निर्यात भी 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। INS गोमती नदी के नाम पर आधारित यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज था, जिसे 16 अप्रैल 1988 को मझगांव डॉक लिमिटेड में कमीशन किया गया था। इसने ऑपरेशन कैक्टस और पराक्रम में भाग लिया था और इसे 2 बार यूनिट साइटेशन मिला था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय किशोरों के लिए भूल जाने का अधिकार 29 मई 2026 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किशोर अवस्था के दौरान दर्ज की गई दुष्सिद्धि को पासपोर्ट जारी करने में कानूनी बाधा नहीं माना जा सकता है। मुख्य निर्णय का आधार न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य बच्चों में सुधार और पुनर्वास है, न कि उन्हें आजीवन अपराधी मानना। पासपोर्ट जारी करना किशोर अवस्था के अपराध के आधार पर पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा आवेदन खारिज करना अनुचित है। अधिकार की रक्षा यह निर्णय किशोरों को भूल जाने के अधिकार राइट टू बी फॉरगॉटन को सुदृढ़ करता है। भूल जाने का अधिकार वह व्यक्ति को अपनी पुरानी, अप्रासंगिक या भ्रामक व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक डोमेन जैसे इंटरनेट या रिकॉर्ड से हटाने का अधिकार देता है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार पुट्टू स्वामी निर्णय 2017 का अभिन्न अंग माना गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पंचायत कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधान प्रशासक नियुक्त 26 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने का वर्तमान ग्राम प्रधानों को नए निकाय के गठन तक या अधिकतम 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया। मुख्य तथ्य प्रशासक की भूमिका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है। वर्तमान प्रधान अगले दिन से प्रशासक के रूप में पंचायतों का नियमित प्रशासन संभालेंगे। अधिकार और सीमाएं प्रशासक केवल नियमित और दिन प्रतिदिन के कार्य कर सकेंगे, उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। विशेष परिस्थिति आपातकालीन स्थिति में नीतिगत निर्णय के लिए प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा
और डीएम की मंजूरी के बाद निर्णय लिया जा सकेगा। ग्राम पंचायत यह भारतीय पंचायती राज प्रणाली की बुनियादी जमीनी स्तर का स्थानीय स्वशासन संस्था है, जिसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल समाप्त होने के और नई पंचायतों के गठन तक राज्य सरकार के पास प्रशासक नियुक्त करने का वैधानिक अधिकार होता है। अभ्यास प्रश्न अब हम लोग देखेंगे, तो चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला, भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो का मारून बेरेट परेड समारोह हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित हुआ? राइट आंसर बी, चांदी नगर। दूसरा, फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था? बी, लखनऊ में। तीसरा, पीएम सेतु पहल के तहत कानपुर में किस विशिष्ट क्षेत्र के लिए उत्कृष्टांकन सीओई प्रस्तावित है? तभी वैमानिकी। 4 नंबर मेजर चरण द्वितीय भारत तापीय विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में विकसित की जा रही है? तभी प्रयागराज में। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स। अब पढ़ेंगे, तो बिहार करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। बिहार में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क और एनएफडीबी क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन 15 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और पटना में एनएफडीबी के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्य तथ्य: इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई के तहत भोजपुर जिले के बंसौर मत्स्य बीज फार्म में 31.21 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें हैचरी, बायोफ्लॉन्क टैंक, आहार निर्माण इकाई और रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। एनएफडीबी क्षेत्रीय केंद्र पटना में नव स्थापित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एनएफडीबी का क्षेत्रीय केंद्र बिहार और पूर्वी भारत के लिए एक ज्ञान और संस्थागत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मत्स्य उत्पादन में प्रगति। सरकारी योजनाओं 902 करोड़ रुपए के निवेश के कारण बिहार का मत्स्य उत्पादन 2005 के 3.18 लाख टन से बढ़कर 2025 में 10.2 लाख टन हो गया। बिहार 9वें स्थान से उठकर अब भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादक राज्य बन गया है। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने 5 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें बिहार के राज्यपाल द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। किसका स्थान लिया? उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू का स्थान लिया, जो 4 जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए। रचा इतिहास। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय पूर्वोत्तर भारत सिक्किम से किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। इससे पहले वह सिक्किम उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। करियर बैकग्राउंड। उन्होंने वर्ष 1990 में सिक्किम की पहली महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपना न्यायिक सफर शुरू किया था और वर्ष 2015 में वह सिक्किम उच्च न्यायालय की पहली महिला स्थायी जज बनी थी। पटना उच्च न्यायालय यह बिहार राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पियर थे और इसका उद्घाटन वायसराय सर चार्ल्स हार्डिंग ने किया था। वर्ष 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत रांची
सर्किट बेंच को अलग कर झारखंड उच्च न्यायालय बनाया गया था। बिहार ने ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु CGRM पोर्टल लॉन्च। 5 जून 2026 को बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य भर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के वास्तविक समय की निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण एवं निगरानी CGRM पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यतः पोर्टल का उद्देश्य, यह पोर्टल नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने, उनकी स्थिति स्टेटस को डिजिटल रूप से ट्रैक करने और योजनाओं को पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। योजनाओं की निगरानी, यह पोर्टल प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान और ग्रामीण स्वरोजगार योजनाओं की निरंतर वास्तविक समय की निगरानी करता है। अतिरिक्त सुविधाएं, पोर्टल में भूमिहीनों के लिए भूमि खरीद सहायता 1996 से पहले बने क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत और PM आवास योजना से वंचित परिवारों के लिए सहायता की व्यवस्था भी शामिल की गई है। गवर्नेंस और नागरिक केंद्रित शासन, यह पोर्टल नागरिक केंद्रित शासन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो सरकारी प्रक्रियाओं को आम जनता के लिए अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रतिक्रियाशील बनाता है। यह एक संरचित डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से शिकायतों का निवारण करता है। अभ्यास प्रश्न पहला, बिहार के मुख्यमंत्री राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एक एकीकृत एक्वा पार्क, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा आपका बी, भोजपुर में। दूसरा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में 19 वर्षीय अक्षरा गुप्ता ने कितने रनों की नाबाद पारी खेली? तो बी, 306 रन। 3 नंबर, उत्तर बिहार में व्यापार और लॉजिस्टिक संपर्क को सुधारने के लिए किस शहर में नई हवाई अड्डा परियोजना का शिलान्यास जल्द किया जाएगा? तो सी, मुजफ्फरपुर में। चलिए अगले हम लोग देखते हैं अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स। जैसे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सरकारी नौकरियों से 2 बच्चों का नियम हटाया। 2 जून 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में पात्रता और सेवारत कर्मचारियों के लिए लागू 2 बच्चों के नियम 2 चाइल्ड नॉर्म को वापस ले लिया। मुख्य तथ्य, नियम की वापसी, राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सरकारी सेवा नियमों से उस प्रावधान को हटा दिया जो 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को अयोग्य ठहराता था। कर्मचारियों को राहत, इस निर्णय से उन हजारों उम्मीदवारों और वर्तमान कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जो इस नियम के कारण प्रमोशन या नौकरी से वंचित हो रहे थे। नीतिगत बदलाव, यह कदम राज्य की जनसंख्या नीति और रोजगार नियमों में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। 2 बच्चों की नीति 2 चाइल्ड पॉलिसी, यह जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है जिसके तहत कई भारतीय राज्यों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने या सरकारी नौकरी पाने के लिए अधिकतम 2 बच्चों की सीमा तय की थी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई अनिवार्य नीति नहीं है और यह राज्यों के अपने सेवा नियमों पर निर्भर करता है। NFHS 6, मध्य प्रदेश में बच्चों में गंभीर कुपोषण दर्ज। 1 जून 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS 6 के अनुसार मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण का स्तर अत्यधिक चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है। मुख्यतः वेस्टिंग में शीर्ष, मध्य प्रदेश में बच्चों में वेस्टिंग कद के अनुपात में कम वजन का स्तर NFHS 5 के 18.9% से बढ़कर NFHS 6 में 23.8% हो गया है, जो भारत के राज्यों में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय औसत 19% है। अंडरवेट, राज्य में कम से
कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 33% बढ़कर 39.7% हो गया है, जो झारखंड 41.1% के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। स्टंटिंग। मध्य प्रदेश में स्टंटिंग उम्र के अनुपात में कम कद का स्तर NFHS6 में 31.4% दर्ज किया गया है, जो पिछले सर्वेक्षण के 35.7% से कम है। आहार और स्तनपान। पहले 6 महीने में विशेष स्तनपान 74% से घटकर 56.4% रह गया है और केवल 12% बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार्य आहार मिल पा रहा है। वेस्टिंग और स्टंटिंग। कद के अनुपात में कम वजन होना वेस्टिंग कहलाता है, जो तीव्र एक्यूट कुपोषण को दर्शाता है। वही उम्र के अनुपात में बच्चों का कद कम रह जाना स्टंटिंग कहलाता है, जो दीर्घकालिक या क्रोनिक कुपोषण का सूचक है। अगस्त 2026 का समसामयिकी क्रॉनिकल है। अब हम लोग देखेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान को मिला पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। 22 जून 2026 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राजस्थान के पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग प्रणाली की सफलतापूर्वक शुरुआत की। मुख्यतः टोल प्लाजा स्थान। यह अत्याधुनिक बाधारहित टोल संग्रह प्रणाली राजस्थान में NH48 के दिल्ली जयपुर कॉरिडोर पर स्थित दौलतपुर पूरा टोल प्लाजा पर शुरू की गई है। प्रयुक्त प्रौद्योगिकी। स्वचालित टोल संग्रह हेतु इस प्रणाली में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR तकनीक तथा फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ETC का संयोजन किया गया। लाभ। यह प्रणाली वाहनों को बिना रुके गुजरने की सुविधा देकर यातायात जाम, प्रतीक्षा समय और ईंधन उत्सर्जन को कम करती है तथा यात्रा की दक्षता बढ़ाती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत हुआ और इसने फरवरी 1995 से कार्य प्रारंभ किया। MNIT जयपुर में स्थापित होगा एडवांस क्वांटम और AI लैब। 16 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर में उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्वांटम संचार प्रयोगशाला तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की। मुख्य तथ्य। क्वांटम अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा स्थापित की जाने वाली यह लैब क्वांटम के वितरण, QKD कंप्यूटिंग, सिमुलेशन और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अनुसंधान पर केंद्रित होगी। इंडिया AI मिशन। समर्पित AI लैब को उन्नत कंप्यूटिंग संसाधनों के लिए इंडिया AI मिशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण। छात्रों को लैब रिसर्च के सेमीवर्स डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म तक पहुंच मिलेगी, जिसमें से वे 3D में सेमीकंडक्टर चिप संरचनाओं का अध्ययन और सिमुलेशन कर सकेंगे। विभिन्न संस्थानों के छात्रों के 100% से अधिक डिजाइन की गई चिप्स का निर्माण सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL मोहाली में किया जा चुका है। क्वांटम की वितरण। यह क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित एक अत्याधुनिक सुरक्षित संचार पद्धति है। वह दो पक्षों को एक साझा गुप्त यादृच्छिक क्रिप्टोग्राफिक कुंजी उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है, जिसका उपयोग संदेशों को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि साइबर नेटवर्क पर डेटा संचरण पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे।
छत्तीसगढ़ के एमकैड सिंचाई मॉडल को केंद्रीय मान्यता। 6 जून 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के आधुनिकीकरण MCADWM सिंचाई पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की। मुख्य तथ्य सिंचाई मॉडल। छत्तीसगढ़ ने अपनी सिंचाई प्रणालियों को आधुनिक बनाने और जल उपयोग दक्षता वाटर यूज इफिशियंसी को अधिकतम करने के लिए यह अभिनव मॉडल लागू किया था। किसानों को लाभ। इस पहल से राज्य में कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है और नहर नेटवर्क के अंतिम छोर टेल एंड तक के किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सराहना। केंद्र सरकार ने इस मॉडल को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय और लागू करने योग्य बनाना है। कमांड एरिया डेवलपमेंट कैड प्रोग्राम यह 1974 से 75 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नहर सिंचाई परियोजनाओं के तहत निर्मित सिंचाई क्षमता और किसानों द्वारा वास्तविक जल उपयोग के बीच की खाई को कम करना है। बाद में इसे कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट CADWM के रूप में पुनर्गठित किया गया ताकि जल संसाधनों का अधिक कुशल प्रबंधन हो सके। उड़ीसा ने इंटेल और 3DGS के साथ सेमीकंडक्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए। 28 से 29 मई 2026 को उड़ीसा सरकार ने भारत में सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक लाने के लिए इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशंस 3DGS के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। मुख्य तथ्य परियोजना का स्थान। यह भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट होगी जिसे खुर्दा जिले के भुवनेश्वर में स्थित इन्फो वैली में स्थापित किया जाएगा। उत्पादन क्षमता। इस विनिर्माण सुविधा को सालाना लगभग कितना तो 70,000 ग्लास सब स्ट्रेट्स 50 मिलियन असेंबल इकाइयाँ और लगभग 13,000 उन्नत 3D हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन मॉड्यूल का उत्पादन होने की उम्मीद है, जिसका वाणिज्यिक उत्पादन अगस्त 2028 तक शुरू होगा। परियोजना लागत व वित्तीय सहायता। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत जो है 1943.53 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 799 करोड़ की वित्तीय सहायता और उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा लगभग 399.5 करोड़ का अतिरिक्त बजटीय सहयोग दिया जा रहा है। संबद्ध परियोजना। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में CSIC सैम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्लास स्विच वेपर फैब के सहयोग से भारत की पहली वाणिज्यिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई का भूमि पूजन जून 2026 में निर्धारित है। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग। यह एकीकृत परिपथों इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बाहरी नुकसान से बचाने और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से जोड़ने के लिए सुरक्षित रूप से बंद करने की प्रक्रिया है। एडवांस पैकेजिंग में ग्लास सबस्ट्रेट्स का उपयोग उच्च घनत्व अंतर्संबंधों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टेलीकॉम के लिए उन्नत 3D मॉड्यूल बनाने में किया जाता है। अब गुजरात के बारे में पढ़ेंगे। गुजरात करंट अफेयर्स। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A को मंजूरी। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को स्वीकृति प्रदान की। मुख्य नया रूट। यह नया मेट्रो कॉरिडोर कोटेश्वर रोड से सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 6.32 किलोमीटर लंबा होगा। लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर। इस परियोजना की कुल लागत जो है 2169.04 करोड़ रुपये होगी। इसमें कुल 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 4 एलिवेटेड और 1 अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। रोजगार और विकास। इसका निर्माण के दौरान लगभग 2000
प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह 2029 तक वर्ल्ड पुलिस गेम्स और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की संभावित तैयारियों को भी बल देगा। भारत में मेट्रो रेल प्रणाली। भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 11,055 किलोमीटर से अधिक लंबे परिचालन नेटवर्क के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है, जिसके 26 अधिक शहरों में मेट्रो सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। भारत में मेट्रो का सफर 1984 में कोलकाता से शुरू हुआ था। गुजरात में बैटरी स्टोरेज सिस्टम आरंभ। 26 मई 2026 को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में कुल 3.37 गीगावाट घंटा आवर की संचयी क्षमता वाला बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS प्रोजेक्ट चालू किया। मुख्य तथ्य: वैश्विक कीर्तिमान। ऑन साइट निर्माण शुरू होने से मात्र 10 महीने पूरा हुआ यह प्रोजेक्ट चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एकल संस्थान सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज परियोजना है। इसमें मार्च 2026 में चालू की गई अतिरिक्त 1.37 गीगावाट आवर की क्षमता भी शामिल है। भंडारण क्षमता: यह 3.37 गीगावाट आवर प्रणाली एक दिन के लिए लगभग 10 लाख घरों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है, जो इंदौर, चंडीगढ़ या पूरे गोवा राज्य की चरम बिजली मांग को पूरा कर सकती है। भविष्य के लक्ष्य: अडानी ग्रीन एनर्जी को योजना वित्तीय वर्ष 2027 में 10 गीगावाट हॉर्स से अधिक बैटरी स्टोरेज जोड़ने की है और कंपनी ने अगले 5 वर्षों में 50 गीगावाट हॉर्स क्षमता का लक्ष्य रखा है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS यह ग्रिड सहायता, फ्रीक्वेंसी नियंत्रण और पीक लोड प्रबंधन के लिए लिथियम आयन बैटरी तकनीक, पावर कन्वर्जन सिस्टम और ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करने वाला एक यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट है। पूर्वोत्तर राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूर्वोत्तर को सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन। 19 जून 2026 को मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा री भोई जिले में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े और आधुनिक जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। मुख्य तथ्य देखते हैं। उत्पादन क्षमता: यह नया संयंत्र सालाना 1500 मीट्रिक टन जैविक मसालों, मुख्यतः हल्दी, अदरक, काली मिर्च को प्रसंस्कृत करने में पूरी तरह सक्षम है। आर्थिक लाभ: इस अत्याधुनिक सुविधा से राज्य के 10,000 से अधिक जैविक किसानों को उनके कृषि उत्पादों का सीधा और अधिक मूल्य प्राप्त होगा। वैश्विक निर्यात: प्रसंस्कृत किए गए इन उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मसालों को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में सीधे निर्यात करने की बड़ी रणनीति बनाई गई है। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग यह कृषि की एक ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली है जिसमें कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह वर्जित होता है। इसके बजाय फसल चक्र, हरी खाद और जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। बांस एवं बेंत प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन। 15 जून 2026 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा ईटानगर के पास गुंगू में राज्य के पहले बांस एवं बेंत प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। मुख्य उद्देश्य: यह नया केंद्र अरुणाचल प्रदेश के विशाल बांस संसाधनों को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलकर स्थानीय युवाओं, कारीगरों और उद्यमियों के लिए आजीविका के बड़े अवसर पैदा करेगा। सतत विकास: मुख्यमंत्री ने बांस को राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताकत बताया, जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण सभी में पूरी तरह से सक्षम है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सहयोगी विभाग: इस केंद्र की स्थापना में अरुणाचल प्रदेश बांस संसाधन विकास एजेंसी और वन विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बांस यानी बम्बो, बांस घास परिवार का एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। यह कार्बन अवशोषण में अत्यधिक सक्षम है और मृदा अपरदन रोकने तथा सतत आजीविका के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी उपयोगिता होती है। असम में 1 करोड़ वृक्षारोपण अभियान की योजना। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम सरकार द्वारा पूरे राज्य में 1 करोड़ पौधे को लगाने के लिए एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। मुख्य तथ्य: जन भागीदारी। इस पर्यावरण अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह SHGs की लगभग 35 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है। समीक्षा बैठक गुवाहाटी में असम के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा की अध्यक्षता में पंचायत विभाग और पर्यावरण व वन विभाग के अधिकारियों के साथ इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है। उद्देश्य: यह अभियान राज्य में वनीकरण, निम्नीकृत वन भूमि के सुधार और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से तैनात किया गया सबसे बड़ा सामूहिक अभियान है। स्वयं सहायता समूह SHGs ये छोटे समुदाय आधारित सामूहिक संगठन होते हैं जो मुख्य रूप से महिलाओं के वित्तीय समावेशन, बचत, ऋण और आजीविका गतिविधियों के लिए बनाए जाते हैं। भारत में सामाजिक गतिशीलता और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। मेघालय में बच्चों के स्टंटिंग मामलों में कमी दर्ज। 1 जून 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS6 के आंकड़ों के अनुसार मेघालय में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग की दर 9.7% अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। मुख्य तथ्य: स्टंटिंग दर में गिरावट। मेघालय में बच्चों की स्टंटिंग दर NFHS6 के 46.5% घटकर NFHS6 में 36.8% रह गई है। हालांकि यह अब भी 29.3% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। स्तनपान संकेतक। राज्य में 76.4% बच्चों को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया और 6 महीने से कम उम्र के 97.1% शिशुओं को वर्तमान में विशेष स्तनपान मिल रहा है। राज्य की पहल। स्टंटिंग को और कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मिशन 1000 डेज चलाया जा रहा है। अब चलिए अगला देखते हैं, सामुदायिक भागीदारी। इस मिशन के तहत महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों और ग्राम प्रधानों के माध्यम से प्रसव पूर्व पंजीकरण, नियमित जांच और पोषण अनुपूरक सुनिश्चित किए जा रहे हैं। स्टंटिंग। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण विज्ञान में उम्र के अनुसार कम लंबाई या कर होने को स्टंटिंग कहा जाता है। यह बचपन में लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी, बार बार बीमार पड़ने और अपर्याप्त सामाजिक उद्दीपन के कारण होने वाले क्रोनिक दीर्घकालिक कुपोषण का मुख्य संकेतक है। असम विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित। 27 मई 2026 को असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC असम 2026 विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह 25 मई को पेश किया गया था। मुख्य तथ्य: विधेयक प्रस्तुति। यह विधेयक 25 मई 2026 को असम के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा द्वारा राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। एक समान कानून। यह नया कानून राज्य में विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू करेगा। ऐतिहासिक कदम। इसके पारित होने के साथ ही असम समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है।
समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करे, ताकि धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक साझा कानून हो। दक्षिण भारतीय राज्य, अमरावती में क्वांटम इनक्यूबेटर का शुभारंभ। 18 जून 2026 को आंध्र प्रदेश सरकार, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और अमरावती क्वांटम वैली AQV के सहयोग से अमरावती में क्वांटम इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया। मुख्य तत्व, उद्देश्य और समर्थन। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, विशेष रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करने वाले नए स्टार्टअप्स को आवश्यक समर्थन और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। नवाचार केंद्र का विकास। यह अभिनव पहल अमरावती को एक प्रमुख तकनीकी हब के रूप में स्थापित करने और अत्याधुनिक तकनीकी शोध तथा विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने पर केंद्रित है। रणनीतिक साझेदारी। राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थानों का यह संयुक्त प्रयास भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग, यह कंप्यूटर विज्ञान की वो शाखा जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करती है। यह पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में जटिल गणनाओं को बहुत तेजी से हल करने में सक्षम है। केरल के ने वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए हॉक लॉन्च किया है। 6 जून 2026 को केरल वन विभाग ने न्यायपालिका के साथ एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए भारत की पहली डिजिटल प्रणाली हॉक यानी होस्टाइल एक्टिविटी वॉच करने लॉन्च की। मुख्य तत्व, डिजिटल सिस्टम। यह एक डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली है जो प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट POR से लेकर अदालती फैसलों तक वन प्रवर्तन रिकॉर्ड को जिला न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के साथ जोड़ती है। पारदर्शिता और डेटाबेस। यह प्रणाली वन्यजीव अपराध अभियोजन में कागजी काम की आवश्यकता को समाप्त करती है और सभी डेटा को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में स्टोर करती है। पारिस्थितिकी बुद्धिमत्ता। यह वन्यजीव मृत्यु दर, हथियार जब्ती और बार बार अपराध करने वालों के डेटा को समेकित करता है। हॉक की उपयोगिता। इस प्रणाली को वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI के साथ मिलकर विकसित किया गया है। इसके डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक से लेकर DFO तक के अधिकारी केस के लंबित रहने, जांच की प्रगति और अपराध के पैटर्न की निगरानी कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न अब हम लोग देखते हैं क्या है। पहला, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल में वित्तीय समावेशन के लिए एक नई संतृप्ति अभियान की घोषणा की है। वर्तमान परिदृश्य में इस अभियान के तहत पहचानी गई योजनाओं में निम्नलिखित में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा C, सुकन्या समृद्धि योजना नहीं है, शामिल नहीं है, तो ये नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा ने जून 2026 में पहली बार झारखंड से यूनाइटेड किंगडम UK को किस प्रसिद्ध आम के किस्म का वाणिज्यिक निर्यात शुरू किया है? तो C, लंगड़ा आम। अब हम लोग जो है राष्ट्रीय जो भी खबर है उसको देखेंगे। कैग राज्य वित्त रिपोर्ट 2024-25, राज्यों को उधारी पर बढ़ती निर्भरता। बीस जून 2026 को भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा राज्य वित्त रिपोर्ट
2024-25 जारी की गई, जो वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक सभी 28 राज्यों तक का वित्तीय सिंहावलोकन प्रदान करती है। मुख्य तथ्य: सार्वजनिक ऋण। राज्यों का संयुक्त बकाया सार्वजनिक ऋण 75.52 लाख करोड़ दर्ज किया गया, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 23.27% के बराबर है। कुल देनदारियां जीएसडीपी का 27.89% तक पहुंच गई है। वित्तीय घाटा बेंचमार्क 15वें वित्त आयोग के 3% के निर्धारित बेंचमार्क के मुकाबले 18 राज्यों ने वर्ष 2024-25 में निर्धारित सीमा से अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। व्यय का विभाजन। कुल व्यय में राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 83.41% रहे, जबकि संपत्ति निर्माण से जुड़ा पूंजीगत व्यय केवल 16.59% रहा। राज्यों को केंद्रीय करों में मिलने वाली हिस्सेदारी 2015-16 के 27.73% से बढ़कर 2024-25 में 31.76% हो गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत कैग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के खातों के ऑडिट के लिए उत्तरदायी है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के पूंजीगत प्राप्तियों का 99% हिस्सा सार्वजनिक ऋण से आता है, जो दर्शाता है कि राज्य अपने खर्चों के लिए पूरी तरह उधारी पर निर्भर है और उनके सब्सिडी का बड़ा हिस्सा ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में जा रहा है। तेलंगाना और ईरान दुर्लभ पांडुलिपि संरक्षण समझौता। 15 जून 2026 को तेलंगाना का विरासत विभाग और ईरान के नूर इंटरनेशनल माइक्रोफिल्म सेंटर न्यू दिल्ली के बीच दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए, साइन किया गया। मुख्य तथ्य देखते हैं। संरक्षण कार्य। इस पहल के तहत 737 दुर्लभ पांडुलिपियों, 3091 चित्रों और 14,522 पुरानी किताबों का डिजिटलीकरण, सूचीकरण और वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा। ईरान का योगदान। डिजिटलीकरण और संरक्षण का यह पूरा कार्य ईरानी विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और इसका सारा खर्च ईरान सरकार वहन करेगी। ऐतिहासिक धरोहर। इस संग्रह में मुख्य रूप से फारसी, उर्दू और अरबी भाषाओं के दस्तावेज शामिल है, जो गोलकुंडा और कुतुबशाही काल के हैं। पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट संरक्षण। यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण हस्तलिखित दस्तावेजों को नष्ट होने से बचाने की प्रक्रिया है। इसमें भौतिक मरम्मत, केमिकल ट्रीटमेंट और भविष्य के लिए सुरक्षित रखने हेतु माइक्रो फिल्मिंग या डिजिटल इमेजिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। भारत के पहले कुल रूप SOP। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने कुल रूप कोडिंग एप्लीकेशन के लिए भारत की पहली राज्य स्तरीय मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की। मुख्य ढांचा। यह दस्तावेज घरों, स्कूलों और सार्वजनिक भवनों में निष्क्रिय शीतलन पैसिव कूलिंग उपाय के रूप में कुल रूप पहलों के लिए 12 चरणीय कार्यान्वयन प्रक्रिया का ढांचा तैयार करता है। मानक। SOP में 104 के सौर प्रवर्तक सूचकांक SRI वाले कोटिंग्स की सिफारिश की गई है, जो सामग्री खरीद से लेकर आवधिक रखरखाव को कवर करती है। पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम। चेन्नई के एक सरकारी स्कूल और पेरुम्बकम के एक आवास परिसर में किए गए परीक्षणों में आंतरिक तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई। इसके साथ ही कूलिंग ऊर्जा मांग में 20% की कमी आई। कुल रूप कोटिंग।
यह उच्च सौर परिवर्तन और थर्मल उत्सर्जन वाला एक सतह उपचार है जो इमारतों की छतों द्वारा गर्मी के अवशोषण को कम करता है। यह बिना किसी यांत्रिक एयर कंडीशनिंग के आंतरिक तापमान को कम करने वाला एक प्रभावी पैसिव कूलिंग माध्यम है। इसे तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। लद्दाख के चुमार में भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव। 4 जून 2026 को यह घोषणा की गई कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास स्थित चुमार गांव को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत भारत के पहले मॉडल सीमावर्ती गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्य तथ्य देखते हैं। सामरिक महत्व। चुमार वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब एक अत्यंत रणनीतिक स्थान है। बुनियादी ढांचे का विकास। इस परियोजना के तहत गांव में 24x7 बिजली, पानी, पक्की सड़कें, डिजिटल कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें सुविधाएं विकसित की जा रही है। पलायन रोकना। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा कर स्थानीय आबादी के शहरों की ओर पलायन को रोकना है। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम। यह केंद्र सरकार की एक वित्त पोषित योजना है जिसका उद्देश्य उत्तरी सीमावर्ती गांवों का व्यापक बुनियादी ढांचागत विकास करना है। इसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के सीमावर्ती ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य इन गांवों को पर्यटन हब के रूप में बदलना और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वहां के स्थानीय आबादी को बनाए रखना है। केंद्र की 3 वर्षीय एंटी नारकोटिक्स कार्ययोजना तैयार। 3 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों ने घरेलू ड्रग कार्टेल और विदेशी भगोड़ों से निपटने के लिए एक 3 वर्षीय एंटी नारकोटिक्स कार्ययोजना एंटी नारकोटिक्स एक्शन प्लान तैयार की है। मुख्य तथ्य। रणनीतिक लक्ष्य। यह योजना भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करने और मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को लक्षित करने पर केंद्रित है। एजेंसियों का समन्वय। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के नेतृत्व में विभिन्न राज्य और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों इस योजना को संयुक्त रूप से लागू करेगी। जीरो टॉलरेंस नीति। सरकार के नशा मुक्त भारत दृष्टिकोण और ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) यह भारत की नोडल मादक पदार्थ रोधी खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। इसे नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट 1985 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत दायित्वों का निर्वहन करना है। पुरी में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की बैठक। 2 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता में उड़ीसा के पुरी में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की दूसरी तकनीकी बैठक 3 से 5 जून 2026 के लिए निर्धारित की गई है। मुख्य तथ्य। प्रतिभागिता। इस महत्वपूर्ण बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्य एजेंडा। यह बैठक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन और आपदा प्रबंधन तकनीकों को साझा करने पर केंद्रित है। सहयोग। सदस्य देश आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए संयुक्त बुनियादी ढांचे और रणनीतियों के विकास पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स यह उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक राजनीतिक संघ है। 2024 के विस्तार के बाद अब इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अलावा मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE आदि शामिल है।
इसका उद्देश्य राजनीतिक आर्थिक सहयोग बढ़ाना और वैश्विक शासन में विकासशील देशों को आवाज को मजबूत करना है। भारत के कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंचे। 28 मई 2026 को जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की कुल प्रजनन दर TFR घटकर 1.9 पर आ गई है। मुख्य तथ्य: शहरी बनाम ग्रामीण। भारत के ग्रामीण इलाकों में TFR 21 दर्ज किया गया है, जबकि शहरी भारत में यह काफ़ी कम यानी 1.5 पर आ गया है। राज्यों के परिदृश्य: बिहार में सर्वाधिक 2.9 TFR दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में सबसे कम 1.2 रहा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं, जबकि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में यह 1.3 है। कार्यशील जनसंख्या: 2024 में भारत की कार्यशील आयु वर्ग 1559 वर्ष की आबादी कुल जनसंख्या का 66.4% थी। जनसंख्या का बूढ़ा होना: भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की हिस्सेदारी पिछले दशक के 8.6% से बढ़कर 9.7% हो गई है, जिसमें केरल 15% के साथ शीर्ष पर है। प्रतिस्थापन प्रजनन दर: डेमोग्राफी: जनसांख्यिकी में 2.1 बच्चों के प्रति महिला की दर को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है। यह वह आदर्श दर है जो किसी भी देश को आबादी को बिना किसी बाहरी क्या लिखा है बाहरी प्रचलन के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थिर, बढ़ाए या घटाए बिना बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय लॉन्च। लैंड पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय लॉन्च। 9 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विनिमय नामक एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ किया। मुख्य तत्व: पोर्टल का उद्देश्य भारत के जमीनी सीमाओं लैंड बाउंड्रीज पर कार्गो, माल प्रसंस्करण और अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही को पूरी तरह से डिजिटल और सुव्यवस्थित करना। एकीकृत प्रणाली: यह एक अत्याधुनिक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी भूमि पत्तनों के संचालन को एक प्रणाली से जोड़ता है। आधुनिकीकरण: यह रियल टाइम रसद और विनियामक जानकारी को आदान प्रदान को सुरक्षित करेगा, जिससे जमीनी बंदरगाह, हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों की तरह आधुनिक बन सकेंगे। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण LPAI, इसकी स्थापना वर्ष 2012 में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर माल और यात्रियों को सुचारू सुरक्षित आवागमन के लिए एकीकृत चेक पोस्ट का विकास और प्रबंध करना है। यहाँ पर स्पष्ट दिख ही नहीं रहा है, फिर भी स्पष्ट पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है। पहला, भारत के ITI पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने और आधुनिक बनाने के लिए MSDE कौशल विकास मंत्रालय किस बैठक का आयोजन करेगा? तो बैठक आयोजन
सारथी का। दूसरा, हाल ही में खाद्य भंडारण के लिए कौन सी नई तकनीकी आधारित प्रणाली लॉन्च की गई है? तो एआई आधारित स्मार्ट रेगुलेशन। ये पता नहीं आई और पता नहीं क्या लिखा है। 3 नंबर देखिए, एमएसडीई द्वारा भारत के आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए पहली सारथी बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है केवल शिक्षकों की भर्ती। 3 सवाल 3 हो गया। चौथा सवाल देखते हैं, जोजिला टनल का निर्माण भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो आपका बी लद्दाख में। अब भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में पढ़ेंगे। कफ सिरप के लिए डॉक्टर पर का पर्चा अनिवार्य। 16 जून 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कफ सिरप सहित सिरप कालती वाली दवाओं की खरीद के लिए पंजीकृत डॉक्टर्स का पर्चा यानी अनिवार्य कर दिया गया। पर्चा आपके पास होना चाहिए। दवा का दुरुपयोग। कफ सिरप में मौजूद कोडोन और अन्य नशीले तत्वों के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। फार्मेसी नियम। अब कोई भी केमिस्ट या फार्मेसी बिना वैध मेडिकल डिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर ओटीसी के रूप में इसे नहीं बेच सकेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य। इसका उद्देश्य स्व चिकित्सा सेल्फ पता नहीं क्या लिखा है कि जोखिमों को कम करना, सुरक्षित दवा सेवन सुनिश्चित करना है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 है। भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और बिक्री को इस अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके तहत दवाओं को विभिन्न अनुसूचियों जैसे अनुसूची एच और एक्स में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जा सकता है। रावी, ब्यास और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरणों का कार्यकाल बढ़ा। 15 जून 2026 को भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण द्वारा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। मुक्त कार्यकाल विस्तार। दोनों न्यायाधिकरणों को अपने अपने जल विवाद मामलों की सुनवाई और अंतिम निर्णय देने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है। रावी ब्यास विवाद। यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच नदी जल बंटवारे का एक पुराना विवाद है। कृष्णा जल विवाद। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल आवंटन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों का समाधान करने कानून बनाने का अधिकार है। इसी के तहत जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। फसाई द्वारा पैकेड खाद्य पदार्थों के दावों का विनियमन। 15 जून 2026 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई FSSAI ने खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को पैकेट खाद्य पदार्थों पर भ्रामक दावों के उपयोग के लिए नोटिस जारी किए हैं। मुक्त विनियमित दावे। फसाई ने पैकेट खाद्य पदार्थों पर हेल्दी, ऑर्गेनिक, जीरो मैदा टू विटामिन और प्लांट बेस्ड वीगन जैसे विपणन शब्दों के उपयोग पर आपत्ति जताई है। उल्लंघन के उदाहरण। इन उत्पादों में जीरो मैदा के दावों को चिन्हित किया गया, जिनमें गेहूं का आटा और गेहूं का ग्लूटेन चलिए देखते हैं विदेशी अधिनियम 1946। ये थोड़ा सा साफ है। यह अधिनियम भारत सरकार को विदेशियों के भारत में प्रवेश, उनकी उपस्थिति और प्रस्थापन को विनियमित करने के व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। इसी के तहत विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO
विदेशी नागरिकों के पंजीकरण और वीजा विस्तार जैसी प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अगस्त मलाई परिदृश्य की सफाई का आदेश। 30 मई 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दक्षिण भारत में स्थित अगस्त मलाई परिदृश्य से अतिक्रमणकारियों को हटाने और अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने के सख्त निर्देश जारी किए। मुख्य तथ्य: पर्यावरण संरक्षण। न्यायालय ने इस संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र में जैव विविधता की रक्षा और मानव अतिक्रमण को रोकने के लिए यह आदेश दिया। कार्रवाई के निर्देश: संबंधित राज्य सरकारों और वन विभाग को अवैध निर्माणों को तुरंत चिन्हित कर उन्हें गिराने का कार्य सौंपा गया है। पारिस्थितिकी बहाली: इसका उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक आवास और वन जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है और केरल व तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। इसे 2016 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के तहत विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। यह क्षेत्र अपने स्थानिक वनस्पतियों और नीलगिरी तहर जैसे दुर्लभ जीवों के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भूल जाने के अधिकार पर नियम। 29 मई 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने डिजिटल रिकॉर्ड में भूल जाने के अधिकार (राइट टू बी फॉरगॉटन) को लागू करने पर 144 पृष्ठों का विस्तृत निर्णय सुनाया। मुख्य तथ्य क्या है? अधिकार की मान्यता। न्यायालय ने व्यक्ति के पुराने और अप्रासंगिक डिजिटल रिकॉर्ड को सर्च इंजन से हटाने के अधिकार को कानूनी मान्यता दी। नियमों का निर्धारण। फैसले में उन विशिष्ट परिस्थितियों और मापदंडों को स्पष्ट किया गया जिनके तहत कोई व्यक्ति इंटरनेट से अपनी व्यक्तिगत जानकारी हटाने की मांग कर सकता है। निजता और सार्वजनिक हित। यह निर्णय व्यक्तिगत निजता और जनता की सूचना के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है। भूल जाने का अधिकार। यह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से अपनी पुरानी या भ्रामक जानकारी हटाने का अधिकार देता है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार KS पुट्टुस्वामी मामला 2017 का हिस्सा माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय ट्रॉमा केयर अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार। 26 मई 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति में ट्रॉमा केयर तक पहुंच को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया। मुख्य तथ्य: आपातकालीन चिकित्सा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी घायल व्यक्ति को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। राज्य का दायित्व। सरकारों और अस्पतालों पर यह बाध्यता है कि वे संसाधनों का कमी का हवाला देकर किसी भी गंभीर मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार। यह निर्णय भारत में आपातकालीन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 वह भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो प्राण और दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। परमानंद कटारा 1989 मामले में भी न्यायालय ने जीवन रक्षक चिकित्सा को प्राथमिकता दी थी। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। पहला सवाल अभ्यास प्रश्न का पहला, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कंचन देवी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर बी है, अरावली रेंज के संरक्षण और वर्गीकरण से संबंधित अदालती फैसले की समीक्षा करना। दूसरा, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स संशोधन अधिनियम 2026 का प्रशासन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। तीसरा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में भूल जाने के अधिकार (राइट टू बी फॉरगॉटन) को संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग माना है? तो आपका अनुच्छेद 21। 4 नंबर, प्रोमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत
के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी क्या है? तो आपका होगा 4 को होगा आपका राइट आंसर बी। इसे किसी विशिष्ट औद्योगिक लाभ के लिए नहीं बल्कि नीतिगत लाभ के लिए किया जाना चाहिए, तो राइट आंसर बी है। 5 नंबर सवाल, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त प्रकाश प्रभाकर नावलेकर समिति गठन भारत के किस समस्या के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव का आकलन करने के लिए किया गया है? तो आपका हो जाएगा अवैध प्रवासन। अब देखिए 6 नंबर, फोरम ऑन कन्वेंशन फोरम नॉन कन्वेंनियंस मुख्य रूप से किस कानूनी सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट है आपका ए समान कानून। इटली गुफा में मिले 14,000 साल पहले पुराने पैरों और हाथों के निशान। 8 जून 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी इटली के लिगुरिया क्षेत्र की ग्रोटा डेला बासुरा गुफा में 14,000 से 14,400 साल पुराने मानव निशान पाए गए हैं। मुक्त निशान और समूह, मिट्टी से ढके गुफा के फर्श पर लगभग 180 पैरों और हाथों के निशान फुटप्रिंट्स एंड हैंडप्रिंट्स मिले हैं। यह 5 शुरुआती निशानों के समूह के हैं, जिनमें 2 वयस्क, एक किशोर और 2 बच्चे शामिल थे। घुटने का बल चलना, ट्रैकवे में कम ऊंचाई वाली सुरंगों से घुटने के बल रेंगकर गुजरने क्राउलिंग के साक्ष्य मिले हैं, जो मानव के रेंगने वाले लोकोमोशन का पहला जीवाश्म चिन्ह साक्ष्य है। गुफा में रोशनी, इस समूह ने गुफा के अंदर रोशनी के लिए पोर्टेबल मसाल के रूप में सूखे स्कॉटस पाइन टहनियों स्कॉट्स पाइन ट्विग के बंडलों का उपयोग किया है। एपिग्रेविटियन संस्कृति, एपिग्रेविटियन संस्कृति कल्चर, एपिग्रेविटियन कल्चर, ये निशान लेटर अपर पैलियोलिथिक काल के एपिग्रेविटियन शिकारी संग्राहकों हंटर गैदरर्स द्वारा छोड़े गए थे। इस काल के लोग आश्रय और औजार बनाने के लिए गुफाओं का उपयोग करते थे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। पहला, मयूरभंज जिले के बारी पदा के पास मिले 15 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म किस भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है? तो बी मियोसीन से। दूसरा, प्रख्यात कलाकार गौरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक संगीत कला के लिए जानी जाती है? तो मांड। 3 नंबर, किस देश ने हाल ही में अपने एक प्रमुख शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? का से इजराइल ने। 4 नंबर, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका हो जाएगा बी लोक भवन लखनऊ में। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। कल जो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसमें जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। 5, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त प्रकाश प्रभाकर नावलेकर समिति का गठन भारत में किस समस्या के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव का आकलन करने के लिए किया गया है? तो आपका होगा अवैध प्रवासन। 6 नंबर, फोरम ऑन नॉन कन्वेंशन मुख्य रूप से किस कानूनी सिद्धांत से संबंधित है? राइट आंसर ए सामान्य कानून से। ये कुछ खास नहीं आया है, ये ठीक आया है, ये वाला कुछ स्पष्ट नहीं आया है, ये भी स्पष्ट नहीं है। ये वाला जो है ना पूरा इस पेज को रिमूव करना पड़ेगा, बढ़िया से करना पड़ेगा। इसके लिए याद दीजिए हमें
आज के लिए इतना ही। कल से जो है ना, यहाँ से जो है ना, ये लाइन पूरा यहाँ तक हो चुका है क्वेश्चन वाला, और हम लोग पढ़ेंगे अब कला और संस्कृति से आगे पढ़ेंगे। तो इस पेज को मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा, इससे भी स्पष्ट, ये स्पष्ट नहीं है, समझ गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, कला और संस्कृति से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये 80 पेज का है पूरा, जो है ये 80 पेज का, ये अगस्त का है, अगस्त 2026 वाला है ये, इसको कराएंगे पूरा। उसके बाद से और भी जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग पूरा कराएंगे। साथ ही साथ घटना चक्र तो चल रहा है आपका, घटना चक्र में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस चल रहा है, और साथ ही साथ और भी जो बुक्स होंगे उनको भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, लाइफ में मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए।